हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमनप्रीत सिंह चड्ढा और आप मुझे देख रहे हैं पढ़ लिया पर। आज एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ना है। इस टॉपिक का नाम है स्पेसिफिक एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप। अगर हम गेट और ईएससी एग्जाम्स की बात करें तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। आगे के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जो कंसेप्ट यूज़ होगा वो कंसेप्ट आप इसी मेन टॉपिक में पढ़ते हैं। ओपन चैनल फ्लो का हम कह सकते हैं कि 60% सिलेबस आज जो टॉपिक आप पढ़ेंगे उससे डिराइव होता है। इस टॉपिक के बिल्कुल बेसिक को हम समझेंगे और अगर हमने बेसिक समझ लिया तो हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को बहुत इजीली समझ सकते हैं। बहुत ध्यान से आप सुनिए और आपको मैं एश्योर करता हूं कि अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको एक डाउट इस टॉपिक में नहीं आएगा। देखिए, प्रीवियस सेशन में हमने एक चीज पढ़ी थी कि स्पेसिफिक एनर्जी हेड जो है ये y प्लस वी स्क्वायर बाई 2g होता है ना। हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था टोटल एनर्जी हेड, हमने पढ़ा था z प्लस वाई प्लस वी स्क्वायर बाई 2g होता है। अगर डेट जो बेड है, चैनल बेड जो है वो डेटम के साथ कोइंसाइड कर जाए तो z की वैल्यू 0 हो जाएगी और ऐसे केस में टोटल एनर्जी के बजाय हम स्पेसिफिक एनर्जी लिखते हैं और फॉर्मूला हो जाएगा y प्लस वी स्क्वायर बाई 2g। बट बच्चों, हम ये बात जानते हैं कि जो डिस्चार्ज है वो V इंटू ए होता है, तो V की वैल्यू हो जाएगी Q बाई ए। ये हमने यहां पुट करी तो E की वैल्यू हो जाएगी Y प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2g ए स्क्वायर। अब बच्चों आप देख सकते हो E और Y के बीच में एक रिलेशन दिख रहा है। अब इस रिलेशन को हमने ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है। एक ग्राफ को हमने समझना है और उस ग्राफ को समझने के बाद बहुत सारे कंसेप्ट्स ओपन चैनल फ्लो के हमारे लिए क्लियर हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, हम एक चीज इमेजिन करते हैं कि जो चैनल है वो रेक्टेंगुलर है। सो लेट द चैनल बी रेक्टेंगुलर। अब आपके मन में आ सकता है कि सर अगर ट्राइंगुलर होगा तो देखिए क्या होता है, रेक्टेंगुलर चैनल सबसे सिंपल चैनल होता है, इसका एनालिसिस करना सबसे आसान होता है। तो जब भी हम किसी कंसेप्ट को समझते हैं तो हम रेक्टेंगुलर चैनल का एग्जांपल लेते हैं क्योंकि समझना और समझाना दोनों आसान हो जाता है। यही अगर चैनल आप ट्राइंगल लेंगे तो रिलेशन ऑलमोस्ट वही आएगा, बट उसको समझाना और समझने में मेहनत बढ़ जाती है। तो जब भी आप किसी कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें ओपन चैनल फ्लो की, तो रेक्टेंगुलर चैनल का एग्जांपल लें। तो हमने माना कि चैनल रेक्टेंगुलर है, तो एक रेक्टेंगुलर चैनल यहां पर बना भी लेते हैं। चलिए, ये हमने एक रेक्टेंगुलर चैनल बना ली। इसकी विड्थ हमने बोली b है, डेप्थ ऑफ फ्लो y। ये फ्री सरफेस का सिंबल है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका एरिया बताइए तो आपने बोला सर by। अब बच्चों जो ये इक्वेशन है इस इक्वेशन में पुट करते हैं। सो जो स्पेसिफिक एनर्जी हो गई ये हो गया y प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2g, एरिया की जगह आ गया by और इसका स्क्वायर। तो बच्चों इसका मतलब ये हो गया y प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2g b स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा और सॉल्व करने का मतलब एलसीएम ले लेते हैं। तो 2g b स्क्वायर y स्क्वायर ये मल्टीप्लाई हुई तो 2g b स्क्वायर y क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, पहले हमने स्पेसिफिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा, फिर हमने रेक्टेंगुलर चैनल एज्यूम कर लिया, एरिया बी वाई लेके सॉल्व करा। अब अगर मैं एक कर्व प्लॉट करूं बिटवीन E एंड Y, तो जो कर्व मुझे मिलेगा दैट विल बी ए क्यूबिक पैराबोलिक कर्व। बड़े ध्यान से सुनिए, जैसे y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी एक इक्वेशन है, मैंने आपको बोला इसको प्लॉट करिए।
तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है तो आपको पैराबोला मिलेगा, एंड सो ऑन। उसी तरीके से जब आप इस कर्व को सॉल्व करोगे तो आपको जो कर्व मिलेगा दैट वुड बी क्यूबिक पैराबोला। इट इंप्लाइज, अगर आप देखो y का क्यूब आ रहा है तो 3 रूट आएंगे y के। y विल हैव 3 डिफरेंट वैल्यूज जहां पर एनर्जी E मिलेगी। हमने ये भी माना हुआ है इस इक्वेशन में कि डिस्चार्ज कांस्टेंट है, और बच्चों रेक्टेंगुलर चैनल है तो विड्थ भी कांस्टेंट है। स्पेस जो g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी कांस्टेंट है। तो E और y के बीच में अगर हम कर्व बनाए जहां पे q और b को कांस्टेंट मान लें, g को कांस्टेंट मान लें, तो एक हमें क्यूबिक कर्व मिलेगा। अब अगर मैं इस कर्व को ड्रॉ करूं, अब बड़े ध्यान से सुनिए, ये है मेन बात। तो बच्चों ये जो कर्व बनेगा, ये कर्व इस तरीके से बनेगा, और एक ये अब आप कहोगे सर ये नीचे क्या है? देखिए क्या होता है जब आप इक्वेशन जो अभी हमने लिखी यहां पर E इज इक्वल्स टू वाई प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2g बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको y के 3 रूट मिलेंगे। इनमें 2 रूट पॉजिटिव होते हैं और 1 रूट नेगेटिव। इक्वेशन बनी ही इस तरीके से है कि 2 पॉजिटिव वैल्यू आती है और 1 नेगेटिव, मतलब y की 3 डिफरेंट वैल्यूज पर आपको सेम E मिलता है। अब देखिए डेप्थ नेगेटिव का तो कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, डेप्थ तो नेगेटिव हो नहीं सकती, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव वाले रूट को कंसीडर नहीं करते। तो बहुत सारी बुक्स में क्या होता है, जो ये कर्व नीचे बना है इसको हटा दिया जाता है क्योंकि डेप्थ नेगेटिव नहीं हो सकती। इस कर्व को जब आपने बनाया तो डिस्चार्ज कांस्टेंट है, एक्स एक्सिस पे स्पेसिफिक एनर्जी है और वाई एक्सिस पर डेप्थ ऑफ फ्लो है। हमने अपनी तरफ से एक लाइन एज्यूम कर ली E इज इक्वल्स टू वाई। तो हमने देखा कि जो कर्व बना, ये जो कर्व है बच्चों, इस कर्व को बोलते हैं स्पेसिफिक एनर्जी कर्व। तो बच्चों ये जो कर्व है, इस कर्व को स्पेसिफिक एनर्जी कर्व बोला जाता है। और अभी हम ये समझेंगे कर्व इधर ही क्यों बना। ये कर्व इस लाइन, एक हमने इमेजिनरी लाइन मानी E इक्वल्स टू वाई, इसके ऊपर क्यों नहीं बना, इसको इंटरसेक्ट क्यों नहीं करा इसने। तो हम थोड़ी सी मैथमेटिक्स समझेंगे और ये मैथमेटिक्स समझने के बाद जो चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम कर लेंगे। देखिए कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड होते हैं जो हर बच्चा कर लेता है, बट कुछ क्वेश्चंस बहुत चैलेंजिंग होते हैं, मेहनत वाले होते हैं। मेहनत वाले क्वेश्चंस के लिए आपका कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो पर्पस इस सेशन का यही है कि आपका जो कंसेप्ट है वो बेहतर बने। तो पहले बात ये आ रही है कि कर्व ये इधर ही क्यों बना। चलिए, तो बच्चे सबसे पहला पॉइंट हम ये पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई ये जो कर्व है इसने एक्स एक्सिस को कट क्यों नहीं करा। आपने बोला कि सर जो एक्स एक्सिस है इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 0। भाई एक्सिस पर हर जगह y इक्वल्स टू 0 है एक्स एक्सिस पे। लेट से मैंने बोला कि कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लीजिए, इसका मतलब कर्व y इज इक्वल्स टू 0 इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब अगर कर्व y एक्स एक्सिस को कट कर रहा है इसका मतलब y इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। बट बच्चे y इक्वल्स टू 0 तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज डेप्थ ऑफ फ्लो कैन नॉट बी 0।
बहुत कम हो सकती है बट जीरो नहीं हो सकती। अगर डेप्थ ही जीरो होगी तो फ्लो हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि कर्व कभी भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। फिर से सुनिए, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अगर कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता तो डेप्थ ऑफ फ्लो जीरो होनी चाहिए, क्योंकि एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल्स टू जीरो होती है। और अगर y इक्वल्स टू जीरो हो गया तो फ्लो हो ही नहीं रहा है, डेप्थ जीरो। बट हम तो कह रहे हैं कि भाई फ्लो हो रहा है, डिस्चार्ज है वहां पे, क्यू जीरो नहीं है। तो इसका मतलब एक पॉइंट हम समझ गए कि ये जो कर्व है, कर्व विल नेवर intersect the x-axis। लेट से मैंने आपसे बोला दूसरा पॉइंट कि ये कर्व लाइन जो है इक्वल्स टू y उसको इंटरसेक्ट कर, मैंने आपसे बोला भाई अगर कर्व लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे आएगा? कर्व और लाइन की इक्वेशन को इक्वल कर दो। स्कूल में आपने पढ़ा होगा कि जब दो स्ट्रेट लाइन है इंटरसेक्ट कर रही हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे आता था कि भाई दोनों को इक्वल कर दो। तो मैंने आपसे बोला लेट से लाइन कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब लाइन की जो इक्वेशन है इज इक्वल्स टू वाई, और जो कर्व की इक्वेशन है y प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2g बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये इक्वल होनी चाहिए आपस में। ठीक है, आपने इनको इक्वल करा तो बच्चे y से y कट गया, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2g बी स्क्वायर वाई स्क्वायर जीरो आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? डिस्चार्ज जीरो है। बट बच्चे डिस्चार्ज जीरो नहीं हो सकता भाई, अगर किसी चैनल में फ्लो हो रहा है सो देयर हैज टू बी सम डिस्चार्ज, कुछ तो पानी बह रहा है तभी तो डिस्चार्ज है। तो ये इक्वेशन डिस्चार्ज जीरो कब बनी? जब लाइन ने कर्व को इंटरसेक्ट करा। इसका मतलब कभी भी लाइन और कर्व इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसीलिए बच्चों देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आप देखो ग्राफ इसीलिए लाइन से इधर पास से निकल गया, छुआ नहीं इसने लाइन को, इट डिड नॉट टच द लाइन। तो हमें एक और पॉइंट क्या पता चल गया? हमें एक और पॉइंट ये पता चल गया है कि लाइन will not intersect the curve। अब आप ये बोल सकते हो कि सर यही सेम रिलेशन तो तब भी पॉसिबल हो जाते अगर ये कर्व ऊपर बनता, लाइन के ऊपर, तो भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा था और बच्चे वाई एक्स जो लाइन है उसको भी नहीं इंटरसेक्ट करता। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि लेट से जो कर्व है इस तरीके से बनता। आप बोलते सर अभी भी जो 2 पॉइंट आपने बताए वो वैलिड है, तो कर्व इधर ही क्यों बना? अब सुनिए तीसरा पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट। बच्चे इज इक्वल्स टू वाई इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की। लेट से y की वैल्यू 1 है तो e की वैल्यू भी स्ट्रेट लाइन पे 1 आ गई। तो जैसे y की वैल्यू लेट से मैंने बोला 1 है तो e भी 1 आ गई। अब मैंने y की वैल्यू 1 रखी कर्व में, बड़े ध्यान से सुनिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 1 प्लस क्यू स्क्वायर ठीक है। अब देखो 1 तो था ही और 1 में ये टर्म ऐड हो रही है। देखो डिस्चार्ज पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, सब पॉजिटिव है, तो 1 में कुछ ऐड हो रहा है। जब बच्चे 1 में कुछ ऐड होगा मतलब वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। तो कर्व में सेम वैल्यू 1 पर वैल्यू e की 1 नहीं है। लाइन में जब आपने y को 1 रखा तो e भी 1 आया, बट कर्व में जब आपने y को 1 रखा e की वैल्यू स्पेसिफिक एनर्जी फॉर कर्व विल बी ग्रेटर देन 1।
नंबर सिस्टम में जब वैल्यू ग्रेटर होती तो कहां पर दिखाते हैं पॉजिटिव वैल्यू? राइट साइड पर। मतलब फॉर एनी वैल्यू ऑफ y, कर्व की वैल्यू एनर्जी के थ्रू बड़ी आएगी एज कंपेयर टू स्ट्रेट लाइन। कितनी बड़ी आएगी? जितनी ये वैल्यू है, Q² अपॉन 2G B² Y²। अब 3 पॉइंट को जोड़ दीजिए। एक्स एक्सिस को कर्व इंटरसेक्ट नहीं करेगा, E इज इक्वल्स टू वाई को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और y की किसी भी वैल्यू पर जो कर्व है उसकी वैल्यू लाइन से ज्यादा होगी, मतलब कर्व लाइन के राइट हैंड साइड में आएगा। जब आप इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे तो जो कर्व बनेगा इट विल बी लाइक इन दिस शेप, एंड दिस कर्व इज नोन एज स्पेसिफिक एनर्जी कर्व। तो बच्चे ये 3 पॉइंट्स अगर आपने सीख लिए तो आप एक बहुत ही स्पेशल ग्रुप का पार्ट बन जाएंगे, उस ग्रुप का जिस ग्रुप को इसका आंसर पता है। पिछले 11 साल से सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूं और बहुत ही कम बच्चे 1% स्टूडेंट हैं जिनको ये रीजन पता होता है कि कर्व यहीं क्यों बना। देखिए हमें यही करना है, हमें रटना नहीं है, हमें चीजों को समझना है। समझने में क्या होगा, आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा बट आप भूलेंगे नहीं कभी। अब इसी कर्व से हम कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें सीखेंगे। तो कर्व को दोबारा ड्रॉ करता हूं मैं। अब जो बच्चों नेगेटिव रीजन है मैं उसको नहीं बना रहा हूं क्योंकि डेप्थ नेगेटिव ली नहीं जाती है। तो y एक्सिस पर मैंने डेप्थ बनाया और x एक्सिस पे स्पेसिफिक एनर्जी। अब बड़े ध्यान से सुनिए जो मैं बोलने वाला हूं। मान लीजिए आपने बोला कि स्पेसिफिक एनर्जी फ्लो की E है। अब आप देख रहे हो, बड़े ध्यान से सुनिए, कि आपको स्पेसिफिक एनर्जी जैसे डेप्थ के हिसाब से देखें तो 2 डिफरेंट डेप्थ पर आपको सेम स्पेसिफिक एनर्जी मिल रही है, यहां पर भी और यहां पर भी। तो बच्चों जो ये डेप्थ है, बड़े ध्यान से, लेट से y1, और जो ये डेप्थ है let's say y1 dash, these two different depths are showing the same specific energy E, so these two depths are known as alternate depths। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं इस पर। alternate depth, तो alternate depths क्या होती हैं? टू different depths having the same specific एनर्जी हेड। एनर्जी हेड मतलब यूनिट मीटर है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ स्पेसिफिक एनर्जी बोलूं तो समझ जाएगा हेड की बात चल रही। तो 2 डिफरेंट डेप्थ्स हैविंग द सेम स्पेसिफिक एनर्जी आर नोन एज अल्टरनेट डेप्थ्स। तो बच्चे गिवन क्वेश्चन में y1 एंड y1 डैश आर alternate डेप्थ्स। तो हम alternate डेप्थ्स में क्या बोल सकते हैं, क्या होता है alternate डेप्थ्स पे? तो जैसे मान लीजिए y1 डेप्थ पर एनर्जी E1 है, रेक्टेंगुलर चैनल एज्यूम कर लेते हैं, तो एरिया क्या होगा? BY1 इसका स्क्वायर, तो B² Y1 स्क्वायर। और सेम एनर्जी E1 आपको और किस डेप्थ पे मिलेगी? y1 डैश पर, तो Q² अपॉन 2G B² Y1 डैश का स्क्वायर।
तो y1 एंड y1 डैश आर ऑल्टरनेट डेप्थ्स, तो इन दोनों पर स्पेसिफिक एनर्जी सेम कितनी मिल रही है, लेट्स से E1 मिल रही। एग्जाम्स में क्या होता है, आपको एक ऑल्टरनेट डेप्थ गिवन होती है, दूसरी पूछ लेते हैं। यह क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होगा, दोनों ऑल्टरनेट डेप्थ बी गिवन होगी, डिस्चार्ज पूछ लेंगे, मतलब कोई एक चीज इस इक्वेशन में अननोन होगी। तो बच्चों इस इक्वेशन को आप जरूर अच्छे से याद रखो, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट। अभी हम इस पर क्वेश्चन सेशंस भी करेंगे, बट पहले कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए कि कंसेप्ट क्या है। तो ऑल्टरनेट डेप्थ्स क्या होती है, इवन अभी रिसेंटली इस पर गेट में भी क्वेश्चन आया है, इंजीनियरिंग सर्विसेज पे भी बहुत आता है, सिर्फ डेफिनेशन भी बहुत पूछी जाती है कि ऑल्टरनेट डेप्थ्स पर क्या चीज सेम होती है। तो स्पेसिफिक एनर्जी, आगे जाके आप एक टर्म पढ़ोगे सीक्वेंट डेप्थ्स, उस पर स्पेसिफिक फोर्स सेम होती है, ठीक है, वो भी सब पढ़ना है हमने। तो अब हम आते हैं दोबारा से कर्व पर। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने कंसेप्ट समझा ऑल्टरनेट डेप्थ्स का। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आप कर्व में राइट की तरफ आओ तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, है ना, अगर आप राइट की तरफ आएंगे, और अगर आप लेफ्ट की तरफ जाओगे तो एनर्जी घटेगी। अब आप देख रहे होंगे इस कर्व में कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन आएगी जब कर्व पर लाइन एग्जैक्टली टेंजेंशियल हो जाएगी। अब आप बोलो कि सर अगर मान लीजिए हम इसके भी लेफ्ट में चले जाएंगे तो क्या दिक्कत है, अगर आप इससे भी लेफ्ट में चले जाओगे तो कर्व बनेगा ही नहीं, मैथमेटिकली देयर विल नॉट बी एनी कर्व। तो ये जो एनर्जी है ये इस कर्व के लिए सबसे कम एनर्जी है। अगर आप लाइन को फर्दर इसके उधर ड्रॉ करते हो, मतलब आप बोलो कि सर इस लाइन के मैं और लेफ्ट में जा रहा हूं, इधर जा रहा हूं मैं, तो कर्व बनेगा ही नहीं। तो ये जो मिनिमम एनर्जी है, इस कर्व की जो मिनिमम एनर्जी है बच्चों, इसको बोलते हैं क्रिटिकल एनर्जी, ईसी। हजारों लाखों क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक पर, तो बहुत ध्यान से सुनिए, ईसी, दिस इज क्रिटिकल एनर्जी। और फिर से मैं बोल रहा हूं बच्चे, क्रिटिकल एनर्जी अगर मैं बोल रहा हूं या क्रिटिकल एनर्जी हेड में बोल रहा हूं तो एक ही बात है, और यूनिट क्या होगी, क्रिटिकल एनर्जी या क्रिटिकल एनर्जी हेड की, मीटर। जैसे कल हमने काइनेटिक एनर्जी हेड पढ़ा था, क्या था बच्चों, v²/2g। वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर क्योंकि v का स्क्वायर है, और g की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यूनिट क्या आ गई, मीटर। तो बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन आता है कि सर एनर्जी की यूनिट मीटर क्यों है, तो जूल होनी चाहिए, बट एनर्जी यहां पर एनर्जी हेड है। चलिए, तो अब क्रिटिकल एनर्जी हेड क्या है, यहां पर अगर आप देखो ये मिनिमम एनर्जी हेड है। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में ये मार्कर है और मैंने इसको मूव कराना है, तो मुझे उसको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी तभी ये मार्कर मूव करेगा। उसी तरीके से अगर आप एक गिवन डिस्चार्ज को मूव कराना चाहते हो, आपने बोला सर क्यू डिस्चार्ज है हमारे पास और हमें इसको एक चैनल में मूव कराना है, तो आपको एक सर्टेन मिनिमम एनर्जी उसको देनी पड़ेगी तभी वो मूव करेगा। तो ये जो मिनिमम एनर्जी आपने एक डिस्चार्ज को देनी है ताकि वो फ्लो कर सके, इसको बोलते हैं क्रिटिकल एनर्जी। बड़े ध्यान से सुनिए, सो ईसी इज द मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी EC is the minimum specific energy head which is to be provided in order to allow the flow of a discharge Q। अगर आप चाहते हैं कि एक डिस्चार्ज Q एक चैनल में फ्लो करे, तो जो मिनिमम एनर्जी आप देंगे उसको बोलते हैं EC।
तो बच्चे अगर आपने एनर्जी ईसी से कम दी तो फ्लो नहीं होगा, नो फ्लो कंडीशन हो जाएगी। और अगर आपने एनर्जी ईसी से ज्यादा या इक्वल रखी तब फ्लो होगा। तो सोचे कितना जरूरी है ईसी का पता होना। ईसी से कम एनर्जी आपने दी चैनल को, चैनल में वाटर ही मूव नहीं करेगा। तो बच्चों ये सबसे पहले हमने क्रिटिकल एनर्जी हेड का मतलब सीख लिया। अब आप देख रहे हो ऑल्टरनेट डेप्थ क्या थी, यहां पर दो डिफरेंट डेप्थ पर सेम एनर्जी थी, बट ईसी के केस में आप देख रहे हो कि देयर इज ओनली सिंगल डेप्थ। तो बच्चे ड्यूरिंग क्रिटिकल एनर्जी जब चैनल में फ्लो मिनिमम एनर्जी के साथ हो रहा है, उस टाइम पर जो डेप्थ है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल डेप्थ। तो अगर मैं इसी चीज को लिखूं यहां पर, या नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं, तो क्रिटिकल डेप्थ YC क्या है, इट इज द डेप्थ ड्यूरिंग क्रिटिकल फ्लो। क्रिटिकल फ्लो पे जो डेप्थ है उसको क्रिटिकल डेप्थ बोलते हैं। क्रिटिकल फ्लो का मतलब, क्रिटिकल फ्लो का मतलब क्या है, जब फ्लो मिनिमम एनर्जी के साथ हो रहा है। क्रिटिकल फ्लो का मतलब है व्हेन फ्लो अकर्स विद मिनिमम एनर्जी। मतलब जब फ्लो है वो ईसी एनर्जी के साथ हो रहा है, उस टाइम पे जो डेप्थ है ये वाईसी, और ये यूनिक सिंगल वैल्यू होती है क्योंकि कर्व को ये टेंजेंशियली कट करती है। अब देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहां पर, अगर आप ध्यान से देखो ये डेप्थ वाईसी है, ये ऑल्टरनेट डेप्थ्स हैं, तो वाईसी हमेशा एक ऑल्टरनेट डेप्थ से बड़ी होती है और एक ऑल्टरनेट डेप्थ से छोटी होती है। ये चीजें कई बार इसलिए बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं कि आप कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। इसको हम क्वेश्चंस में देखेंगे भी, बट ये बड़े एग्जाम में बड़े पूछे जाता है वाला क्वेश्चन। तो बच्चे जो YC है, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल डेप्थ एंड ऑल्टरनेट डेप्थ। तो ये एक ऑल्टरनेट डेप्थ से हमेशा बड़ी होगी बट एक ऑल्टरनेट डेप्थ से हमेशा छोटी होगी। ग्राफ रटना नहीं है, सिर्फ ग्राफ को समझना है। अगर आप ग्राफ को समझ लोगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले यहां तक एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए इस चीज को, कहीं भी डाउट है तो पूछ लीजिए। तो बच्चों ये ग्राफ समझना है हमें, ठीक है। आई होप आपको समझ आ भी रहा होगा। तो ध्यान से अगर आप सुन रहे होंगे, देखिए क्या होता है ना कि मैं आपसे कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूं जो आपने पढ़ा नहीं है। स्कूल की बेसिक मैथ्स का यूज हम कर रहे हैं। तो ये ग्राफ समझना है आपने कि ग्राफ में हो क्या रहा है। तो अभी तक आपने ऑल्टरनेट डेप्थ के कंसेप्ट को समझा, क्रिटिकल एनर्जी के कंसेप्ट को समझा, क्रिटिकल डेप्थ के कंसेप्ट को समझ लिया आपने। ये ग्राफ कैसे बना आपने ये भी समझ लिया है। अब नेक्स्ट चीज देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। इट इज नोन एज क्रिटिकल फ्लो कंडीशन। इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल फ्लो कंडीशन। अब क्रिटिकल फ्लो कंडीशन क्या होती है, हमें पता है ड्यूरिंग
critical flow energy E is minimum। ठीक है, क्रिटिकल फ्लो पर एनर्जी मिनिमम होती है। एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है y प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2g a स्क्वायर होता है। हमने क्या करा, एनर्जी को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y। तो डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to y we have। अब देखिए बड़ा सिंपल सी मैथ्स है। तो dE बाई dy करा, y का डिफरेंशिएशन 1, क्यू स्क्वायर बाई 2g ऐसे लिख लेते हैं। अब हमें डिफरेंशिएशन करना है 1 बाई ए स्क्वायर। देखिए डिस्चार्ज और जी कांस्टेंट है, एरिया है जो कि वेरिंग है, एरिया बदल रहा है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपको याद होना चाहिए ये वाला फॉर्मूला, -2 अपॉन एक्स क्यूब। तो यहां से ही अगर हम 1 बाई ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करें तो dE बाई डी वाई करा हमने, ये 1, क्यू स्क्वायर बाई 2g को एज इट इज रखा, a टू द पावर -2 का डिफरेंशिएशन हमने करा, तो ये आ जाएगा -2 अपॉन ए क्यूब। देखिए बच्चे जो एरिया है वो डेप्थ के साथ बदलता है। जैसे रेक्टेंगल का एरिया बी वाई है, वाई बदलेंगे तो एरिया बदल जाएगा, इसलिए यहां पर हमने डिफरेंशिएशन करा। और अगर आपने चेन रूल समझा हुआ है मैथ्स में, तो और क्या टर्म आएगी, dA बाई dy। ठीक है, एरिया का डिफरेंशिएशन हुआ, फिर y के रिस्पेक्ट में हमने फर्दर डिफरेंशिएट किया। अब प्रीवियस सेशन को अगर हम याद करें तो मैंने आपको एक रिलेशन बताया था कि एरिया का डिफरेंशिएशन क्या बताता है, टॉप विड्थ। तो बच्चों हमने ये चीज प्रीवियस सेशंस में सीखी थी कि dA बाई dy टॉप विड्थ होता है। तो dE बाई dy की जो वैल्यू है ये हो जाएगी 1 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2g -2 अपॉन ए क्यूब, और dA बाई dy की जगह आ जाएगा टॉप। सिंपल मैथ्स करिए, मैंने अभी तक तो इंजीनियरिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट यूज ही नहीं करी, अभी तक तो मैं स्कूल की मैथ्स आपको बता रहा हूं। अब आपने क्या करा, हमें यह पता करना है कि क्रिटिकल फ्लो कंडीशन है क्या, क्या होता है क्रिटिकल फ्लो कंडीशन में, एनर्जी मिनिमम हो जाती है। कैसे किसी टर्म को मिनिमम करते हैं, डिफरेंशिएट करके 0 कर दो। तो फॉर मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी मींस E, dE बाई dy को 0 कर दीजिए। अब जब E को 0 कर, आपने E को मिनिमम कर दिया, फ्लो मिनिमम एनर्जी के साथ करा दिया, तो क्या हो जाता है वो, क्रिटिकल फ्लो। तो ये क्रिटिकल फ्लो कंडीशन कैसे बन जाई, जब आपने dE बाई dy को 0 कर दिया। तो जो इक्वेशन आपने बनाई है 1, देखिए 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए तो माइनस आ जाएगा, क्यू स्क्वायर जी, ये आ गया ए क्यूब और ऊपर आ गया टी। तो जैसे ही आपने dE बाई dy को 0 करा, आपने एनर्जी को मिनिमम कर दिया और ये फ्लो बन गया क्रिटिकल। तो यहां पर हम सबस्क्रिप्ट में C यूज कर रहे हैं, सो दिस C रिप्रेजेंट्स क्रिटिकल। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो 1 है ये इक्वल हो जाएगा क्यू स्क्वायर TC अपॉन जी AC क्यूब के। इसको बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए। कैसे, ए क्यूब इधर ले आइए, TC ए क्यूब के नीचे रख दीजिए, तो क्यू स्क्वायर अपॉन जी इज इक्वल्स टू AC क्यूब अपॉन TC। So this equation is known as critical flow condition। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब
9% चांसेस हैं कि गेट या ईएससी या दोनों में इस पर क्वेश्चन आएगा। आप प्रीवियस 5 साल के क्वेश्चन पेपर देखिए दोनों एग्जाम्स के, आपको इस टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे। मैं कहता तो आप शुरुआत से देखिए, अभी हम क्लासरूम में यहाँ पे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, तो इस टॉपिक से अनगिनत क्वेश्चन है, मतलब काउंटलेस है। अब तो मैं काउंटिंग ही करनी छोड़ दी। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है अगर आप अपना दिमाग शांत रखेंगे तब। तो देखिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक क्विक रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा स्पेसिफिक एनर्जी कर्व को, ठीक है। हमने ये इक्वेशन बनाई, आपने ये इक्वेशन देखनी है। तो बच्चों ये इक्वेशन क्यूबिक पैराबोला की है, आपने फिर इस कर्व को ड्रॉ करा। मैंने आपको बताया कि ये कर्व इधर ही क्यों बना। कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कर्व इक्वल्स टू वाई लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कर्व की वैल्यू किसी भी डेप्थ के लिए ई इक्वल्स टू वाई लाइन से बड़ी होगी। तीनों पॉइंट्स को जोड़ दीजिए तो बच्चे कर्व का आपको लोकेशन पता चल जाएगी। शेप तो पता ही है क्योंकि क्यूबिक शेप बनना ही है कर्व की, इक्वेशन में ही आ रहा था। इसके बाद आपने देखा कि अगर हम कोई भी एनर्जी कंसीडर करें, एक गिवन एनर्जी E1 दो डिफरेंट डेप्थ्स पे मिल रही है, टू डिफरेंट डेप्थ्स आर शोइंग द सेम एनर्जी, सो दीज टू डिफरेंट डेप्थ्स आर नोन एज ऑल्टरनेट डेप्थ्स। तो y1 और y1 डैश आर ऑल्टरनेट डेप्थ्स एंड बोथ आर प्रोड्यूसिंग द सेम एनर्जी। अब एग्जाम में बच्चों इस पे बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं कि आपसे वो बोलेंगे एक ऑल्टरनेट डेप्थ गिवन होगी, डिस्चार्ज बी गिवन होगा, दूसरी ऑल्टरनेट डेप्थ पूछ लेंगे। तो आपको क्या करना है, दोनों ऑल्टरनेट डेप्थ्स की एनर्जी को इक्वल कर देना है। दिस इज द डेफिनेशन। उसके बाद आपने कर्व में एक और चीज ऑब्जर्व करी, आपने कर्व में ऑब्जर्व करा कि कर्व में एक ऐसा सर्टेन पॉइंट आएगा जहां पर एनर्जी मिनिमम होगी। अगर एनर्जी इस मिनिमम एनर्जी से भी कम हो गई तो डिस्चार्ज फ्लो नहीं करेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, आप इस मार्कर को चाहते हो फ्लो कर, देखिए अभी नहीं चल रहा है तो आपने इसको एनर्जी देनी है। तो ये जो मिनिमम एनर्जी आपको देनी है ताकि फ्लो हो, उसको बोलते हैं क्रिटिकल एनर्जी। सो दिस मिनिमम एनर्जी इज नोन एज ईसी। अगर एनर्जी क्रिटिकल से कम हो गई तो फ्लो नहीं होगा। इस क्रिटिकल एनर्जी पर जो डेप्थ है इसको क्रिटिकल डेप्थ बोलते हैं। इंटरव्यूज में कई बार बच्चे उल्टा बोलते हैं, उनसे पूछा जाता है कि क्रिटिकल एनर्जी क्या होती है, तो बोलते हैं सर क्रिटिकल डेप्थ पर जो एनर्जी है। नहीं, क्रिटिकल एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू हैव अ फ्लो इन एन ओपन चैनल। और क्रिटिकल एनर्जी के दौरान जो डेप्थ है वो क्रिटिकल डेप्थ है, वाइसे वर्सा नहीं है कि क्रिटिकल डेप्थ की एनर्जी क्रिटिकल एनर्जी नहीं है। क्रिटिकल एनर्जी की डेप्थ क्रिटिकल डेप्थ होती है। तो डेप्थ एनर्जी से जुड़ा है और क्रिटिकल एनर्जी टर्म मिनिमम एनर्जी से जुड़ा है। इसी ऑर्डर में अगर आप बोलेंगे ओनली देन इंटरव्यूअर विल गिव यू द मार्क्स। अब ग्राफ से ही देखना है, कुछ नहीं रटना है, कुछ भी नहीं रटा हमने बस समझा है। ग्राफ से साफ दिख रहा है कि जो YC है ये दो ऑल्टरनेट डेप्थ्स के कहीं बीच में आता है। तो YC एक ऑल्टरनेट डेप्थ से हमेशा बड़ा होगा, एक से हमेशा छोटा होगा। इस ट्रिक का फायदा आपको मिलता है एलिमिनेशन मेथड में। आपने YC निकाल लिया तो आपको पता चल गया कि दो ऑल्टरनेट डेप्थ, एक बड़ी और एक छोटी होनी चाहिए। ऑप्शंस में आप देखोगे एक दो ऑप्शन आपके ऐसे कट हो जाएंगे। उसके बाद बच्चों हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन डिराइव करी एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज क्रिटिकल एनर्जी या क्रिटिकल फ्लो कंडीशन। अगर क्वेश्चन में क्रिटिकल शब्द लिखा हुआ है तो 100% इक्वेशन जरूर यूज होगी। इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस में कई बारी इन इक्वेशंस के डेरिवेशन पूछे जाते हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस के पेपर्स को ऑब्जर्व करा है तो बहुत सारे क्वेश्चंस आर नथिंग बट डेरिवेशंस। तो ये जो डेरिवेशन अभी आप इस सेशन में समझ रहे हैं और सेशंस में आप सीखते हैं, ट्रीट देम लाइक न्यूमेरिकल्स। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखिए, क्रिटिकल फ्लो कंडीशन कई बारी एग्जाम्स में, मेंस के एग्जाम में डिराइव कराई गई है। और अगर आप इसको साफ सुथरे तरीके से लिखेंगे, देखिए हैंडराइटिंग तो अब एक सर्टेन बन चुकी है, वो तो ऐसा है नहीं कि रातों रात बदल जाएगी, बट अगर आप साफ सुथरा लिखें, स्पेस दे दे के लिखें, चीजों को एक्सप्लेन करें अच्छे से कि भाई ये रीजन है इसलिए हमने ऐसे जीरो करा है, सो डेफिनेटली यू विल सिक्योर गुड मार्क्स। और मेंस तो सबसे बड़ा तो जो पहाड़ है वो मेंस ही है क्लियर करना। तो मेंस के लिए आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए एंड दीज डेरिवेशंस विल बी आस्क्ड। बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला याद कर लेते हैं, बट फॉर्मूला याद करना इज हाफ ऑफ द वर्क।
द रिमेनिंग हाफ इज टू नो दैट हाउ यू गेट दैट फॉर्मूला। तो यहां पर हमने पूरा डेरिवेशन करा, एक बड़ा अच्छा डेरिवेशन है, और हमने क्रिटिकल फ्लो इक्वेशन डिराइव करी विच इज क्यू स्क्वायर अपॉन जी इज इक्वल्स टू AC क्यूब अपॉन TC। अब दो चैनल्स की मैं बात करूंगा, वन इज रेक्टेंगुलर, वन इज ट्राइंगुलर। इनमें EC और YC का एक पर्टिकुलर रिलेशन है जो कि एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में ओपन चैनल फ्लो के आगे जाके हाइड्रोलिक जंप पढ़ेंगे, दोबारा यही कर्व बनेगा। तो अगर अभी हम इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आगे के कंसेप्ट्स को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो एक और हेडिंग समझते हैं। यह हेडिंग आपको कह रही है रिलेशनशिप बिटवीन EC एंड YC। क्रिटिकल डेप्थ और क्रिटिकल एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होता है? देखिए, वी नो दैट, बच्चों अभी आपने पढ़ा EY प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2G A स्क्वायर होता है। तो फॉर क्रिटिकल फ्लो EC टर्म यूज करेंगे, ये YC हो जाएगा, डिस्चार्ज तो कांस्टेंट ही रहता है, और ये AC स्क्वायर हो जाएगा। तो क्रिटिकल फ्लो में भाई क्रिटिकल टर्म्स यूज होंगी। बट बच्चों अगर फ्लो क्रिटिकल है बट फॉर क्रिटिकल फ्लो जो क्यू स्क्वायर अपॉन जी है किसके इक्वल होता है? AC क्यूब अपॉन TC के। हमेशा Q को इक्वल नहीं कर देना है क्यू स्क्वायर अपॉन जी को A क्यूब अपॉन T के, सिर्फ क्रिटिकल फ्लो में करना है। तो बच्चों जो यहां पर ये क्यू स्क्वायर और जी है, ये जो क्यू स्क्वायर और जी है इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? AC क्यूब अपॉन TC। और ये जो नीचे की टर्म है 2 टाइम्स AC स्क्वायर, ये एज इट इज आ जाएगी। तो आपने इसको फर्दर सॉल्व करा तो EC हो जाएगा YC प्लस AC अपॉन 2 टाइम्स TC। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। दोबारा देख लीजिए कैसे आया रिलेशनशिप। ये हमने अभी पढ़ा है कि स्पेसिफिक एनर्जी Y प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2G स्क्वायर के इक्वल होती है। क्रिटिकल फ्लो है तो बच्चे YC टर्म यूज होगी, तो EC YC प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2G A स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। बट आपने डिराइव करा है कि क्यू स्क्वायर अपॉन जी AC क्यूब अपॉन TC के इक्वल होता है, तो यहां पर जो क्यू स्क्वायर अपॉन जी है इसकी जगह आ जाएगा AC क्यूब अपॉन TC। ये आपने यहां पर पुट कर दिया, ठीक है। इसको सॉल्व करा तो EC की वैल्यू आ गई YC प्लस AC बाई 2 टाइम्स TC। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपने अच्छे से याद रखना है। अब रेक्टेंगुलर चैनल और ट्रायंगुलर चैनल एक सर्टेन रिलेशन दिखाते हैं EC और YC का। वो रिलेशन कैसे पता चल सकता है हमको? तो फॉर रेक्टेंगुलर चैनल, तो बच्चे हमने अभी पढ़ा EC YC प्लस AC अपॉन 2 टाइम्स TC होता है फॉर क्रिटिकल फ्लो। जब मिनिमम एनर्जी होती है फ्लो में तो ये रिलेशन फॉलो होता है। अब बच्चे रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए एरिया क्या होगा? B टाइम्स Y। बट अगर YC डेप्थ पर फ्लो हो रहा है तो YC टर्म आ जाएगी। और टॉप विड्थ कल हमने पढ़ा, प्रीवियस सेशंस में हमने पढ़ा, रेक्टेंगुलर सेक्शन की टॉप विड्थ क्या होती है? B। टॉप विड्थ मतलब प्लान देखिए तो क्या दिखेगा? विड्थ दिखेगी आपको। B से ये B कैंसिल आउट हो गया तो YC प्लस YC बाई 2। तो बच्चों EC की वैल्यू हो जाएगी 3/2 YC।
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज इंडिया के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन को देख लीजिए, ओपन चैनल फ्लो के, ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया होगा। लेट से कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम है एक्स नाम का और उसमें आज तक सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया ओसीएफ का, तो यही क्वेश्चन आया होगा। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है ये, रटेंगे भूल जाएंगे, समझ लीजिए बस कि आया कैसे। सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस सबसे ज्यादा सिलेबस माना जाता है अमंग ऑल इंजीनियरिंग ब्रांचेस। आप कहां तक रटेंगे और कब तक रटेंगे, नहीं रट सकते आप। जितना आपके दिमाग की, हमारे दिमाग की एक सर्टेन एबिलिटी है चीजों को याद रखने की, अगर आप पूरे सब्जेक्ट रटने की फिराक में है तो ये हो ही नहीं सकता। तो समझिए, चीजों को समझ लेंगे कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों रेक्टेंगुलर सेक्शन में EC इज 3/2 YC। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये आया कैसे, सीधा अभी आपने ये रिलेशन डिराइव करा है, देखिए ये रिलेशन आपने अभी डिराइव करा, बस रेक्टेंगल का फॉर्मूला रख दीजिए। अब मैं आपसे पूछूं कि अच्छा ट्राइंगल के लिए बताओ बच्चों, आप बोलोगे सर बिल्कुल इसी तरीके से हम ट्राइंगल के लिए भी कर सकते हैं। तो फॉर ट्राइंगुलर चैनल, बच्चों एरिया क्या होता है ट्राइंगुलर चैनल का, प्रीवियस सेशंस में पढ़ा था mv², और टॉप विड्थ क्या होती है 2my। ऐसे भी याद रख सकते हैं, एरिया का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो बच्चे अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे एनर्जी बताओ, आप बोलोगे सर y + q²/2g_a²। फिर मैं आपसे बोलूं कि अच्छा आप मुझे क्रिटिकल फ्लो के लिए बताओ, तो फॉर क्रिटिकल फ्लो आप मुझे EC बताइए। आप बोलोगे सर क्रिटिकल फ्लो, तो यहां EC शब्द का इस्तेमाल करेंगे, YC + q²/2g_ac²। फर्क क्या है, बस अब ट्राइंगल का एरिया रखा जाएगा। क्योंकि हम ट्राइंगुलर सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो एज हम ट्राइंगुलर सेक्शन की बात कर रहे हैं तो यहां पर YC आएगा, q²/2g आएगा। या अगर हम देखें, हम और स्मार्टनेस लगाएं थोड़ी सी, तो हम ऑलरेडी ये डिराइव कर ही चुके हैं कि YC + AC 2 × TC EC के इक्वल होता है। तो YC + AC की जगह हमने MYC² रखना है ना। ट्राइंगुलर चैनल है 2 टाइम्स, और टॉप विड्थ कितनी हो जाएगी 2 × MYC, 2my है, बस YC टर्म आ जाएगा। क्रिटिकल फ्लो है तो डेप्थ YC है। M से बच्चों M कैंसिल हुआ, एक YC से एक YC कैंसिल हो गया, तो ये आया YC + YC/4, 2 × 2 4। एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया आपने, तो बच्चे EC की वैल्यू आ जाएगी 5/4 YC फॉर ए ट्राइंगुलर चैनल। देखिए मैं एक चीज आपको सजेस्ट करूंगा, आप हो सकता है अभी अपने नोट्स बना रहे होंगे, जब आप नोट्स बना लेते, जैसे से आपने ये टॉपिक पढ़ लिया, लास्ट में जो भी आप अपने नोट्स बना लोगे, लास्ट में जो मेन फॉर्मूला है उसको लिख लीजिए। जैसे आपने जब ये सारे नोट्स बना लिए, ठीक है, आप यहां तक आ गए, मेरे साथ ही आप चल रहे हैं, अब आपने बोला कि क्या करना है, तो अब आप क्या करो, पॉइंट फर्स्ट समरी लिख लो, ऐसे समरी कि भाई इस टॉपिक की समरी क्या थी। इस टॉपिक में आपने सीखा सबसे पहले कि EC YC + AC/2 × TC था। डेरिवेशन अब आप कर चुके हो, डेरिवेशन लिखने की जरूरत नहीं, वो आपने सीख लिया। फिर सेकंड EC 3/2 YC था रेक्टेंगल के लिए, और EC 5/4 YC था ट्राइंगल के लिए। अब जब आपका एग्जाम आएगा, लेट से आपका कुछ दिनों बाद एग्जाम है, एग्जाम से आप पहले ओपन चैनल फ्लो को रिवाइज करें। डेरिवेशन आपने कर लिया, आपने नजर फिरा ली एक बारी, अब आपको क्या करना है, जो समरी का पार्ट है उसको जरूर पढ़ लीजिए कि हाँ भाई पहले ये फॉर्मूला आया, इस फॉर्मूले से ये और ये फॉर्मूले बन गए। अगर आप बार बार पढ़ेंगे तो फिर आपका तो रिवीजन ही पूरा नहीं हो पाएगा। रिवाइज कर रहे हैं आप, इसीलिए शुरुआत में डेरिवेशन को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए डेरिवेशन एक बार आप समझ जाएंगे तो नहीं भूलेंगे। एक कांस्टेंट क्वेश्चन जो 11 साल से मैं स्टूडेंट से सुन रहा हूं कि सर हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं है, पढ़ा तो था बट अब याद नहीं आ रहा। वो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, लेट से बच्चे आपको बाइक चलानी आती है, आप सीख गए,
और आपने 20-25 दिन या 1 महीना 2 महीना बाइक नहीं चलाई किसी भी कारणवश, 2 महीने बाद आपके पास बाइक आई, तो क्या बिल्कुल भूल जाते, बिल्कुल ब्लैंक, पता ही नहीं होता कि गियर कहाँ है, क्लच कहाँ है, स्पीड कहाँ है? ऐसा होता है क्या? नहीं होता। दिक्कत आती है पहली बारी में, जब आप बैठते हो 2 महीने बाद बाइक चलाओगे एकदम क्लच छूटेगा, बट थोड़ा सा हार्डली 1-2 किलोमीटर में आपको पता चल जाता है कि हाँ यार अब मेरा हाथ सेट हो गया। क्यों? क्योंकि आपने बेसिक कंसेप्ट को सीख रखा है, आपको ये बात पता है कि क्लच छोड़ना है, स्पीड देनी है, और जब एक सर्टेन स्पीड के बाद गियर बदलना है, ये चीज आपने सीख ली है। तो अगर आप 2 महीने क्या 2 साल बाद भी गाड़ी चलाओगे, बाइक चलाओगे, दिक्कत नहीं आएगी आपको, इनिशियल दिक्कत आती है। यही सेम चीज रिवीजन के साथ है। आपने एक डेरिवेशन को सीख लिया, अब आपने क्या करा, मान लीजिए आज आपने लेट्स से आपने सब्जेक्ट पढ़ लिया ओपन चैनल फ्लो, अब बीच में 3-4 महीने आपने अलग अलग सब्जेक्ट पढ़े, अब आपको रिवीजन करना है, आप ओपन चैनल फ्लो पर वापस आए। ये तो नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल जीरो, क्यों? क्योंकि आपने सब्जेक्ट को सीखा है। अगर आपने रटा हुआ है तो फिर तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बट अगर आपने समझा है तो 100 तक आप गए थे, तो अभी आप 90 पर आ जाओगे या 85 पर आ जाओगे। बट वंस यू विल रिवाइज, आपका सारा रिकलेक्ट हो जाएगा। तो ये पावर है जब आप फर्स्ट टाइम अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो बार बार पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप पहली बार ही अच्छे से पढ़ेंगे, पेशेंस के साथ पढ़ेंगे, तो आपका रिवीजन में जैसे 100 है ना, अच्छे से पढ़ा है तो 2 महीने बाद वो 100 से 95 आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100 ही रहेगा, नहीं, 95 आ जाएगा, 90 भी आ जाएगा। बट अगर आप रटा होगा तो वो 100 से सीधा 0 आएगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा। ये ऐसा होता भी है, सेमेस्टर से पहले हम वो रट्टा वट्टा मार के पहुंच जाते हैं, अगले दिन कुछ याद ही नहीं होता है कि पढ़ाई क्या करी थी। तो इसलिए समरी जरूर बनाइए एक टॉपिक को खत्म करने के बाद कि ये है। इन समरी के आई वुड सजेस्ट कि अपने पास इनको रखिए और जब भी मौका मिलता है इनको रिवाइज कर लीजिए। तो बच्चे अभी के सेशन में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करा विच वाज एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप। अगले सेशन में हम एक इक्वली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे विच इज फ्राउड नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी सारे क्वेश्चन आते हैं फ्राउड नंबर पर। रेनॉल्ड्स नंबर से प्रेरित जैसा है, फ्राउड नंबर के कंसेप्ट को हम सीखेंगे। और फिर इसी कंसेप्ट में एक और बड़ा अच्छा कंसेप्ट आता है फ्लो ओवर हम्प्स, हम फिर उसको सीखेंगे। तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने अभी पढ़ा, इसको अच्छे से पढ़िए, दोबारा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। बट अगर ये आपने सीख लिया तो जब हम न्यूमेरिकल सेशन पर आएंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आप खुद से कर लेंगे। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छे समझ आया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।